हौसला दो किसी टूटती हुई उम्मीदों को, हौसला दो किसी टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी थकते हुए कदमों को। जीत हो ऐसी जो आंधी में दिया जला दे, जीत हो ऐसी जो आंधी में दिया जला दे, जीत हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल में मिला दे, जीत हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल में मिला दे। बहुत बहुत स्वागत है साथियों एग्जाम दीदी चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल से भी मैं इतिहास घटना चक्र का सीरीज चला रही हूँ और इसके तहत मैं 8 लेक्चर ले चुकी हूँ। ये मेरी 9वीं लेक्चर होगी और कल के लेक्चर में मैं मौर्य काल के 60 या 70 क्वेश्चन तक करा चुकी हूँ। आज मैं इसी घटना चक्र के श्रृंखला से अगला मतलब मौर्य काल को पूरा कराऊंगी। तो आप बने रहिए आगामी एग्जाम को देखते हुए। और साथ में इस चैनल से एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो घटना चक्र में दिया हुआ है उसके बारे में ही बताया जाता है, एक्स्ट्रा एडवांस्ड नॉलेज भी इस चैनल से आपको लगातार दिया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ तक मैं 96 तक हो था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। क्या है? इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन था, क्या था? तो ये क्या था? मेगास्थनीज था, जो अभी मूल इंडिका है लुप्त है। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये मेगास्थनीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी किया जाता है इस क्वेश्चन का। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये मेगास्थनीज है। ये यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य दरबार में आया हुआ था। इस बात को भी आप याद रखना। वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो जन्म एवं मृत्यु दर का पंजीकरण होता था उस समय भी, जो कि आज भी होता है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। यानी कि 6 समितियां हुआ करती थी। मतलब एक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 5 होते थे। तो 6 समिति में मिलाकर टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे? तो 30 हो जाएंगे। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि 6 समितियों में कुल कितने सदस्य थे? तो 30, क्योंकि एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते। इनमें तीसरी समिति जो थी जन्म और मृत्यु से संबंधित थी। तो तीसरी समिति जो थी जन्म और मृत्यु से संबंधित थी, जो हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताना है आपको। वो संस्कृति, कला और साहित्य के क्या थे? विकास किया था। बिल्कुल ही किया था। सोने के सिक्के का विकास उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। प्रांतीय विभाजन था, बिल्कुल प्रांतीय विभाजन था, तभी तो प्रांतपति था अशोक, मतलब उप गवर्नर थे अवंत का। हिंदू कुश साम्राज्य था उनका, बिल्कुल ही था हिंदू कुश साम्राज्य। मौर्य सम्राट ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंद कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। और अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। देखिए, उत्तरापथ बिल्कुल मिलता है, अवंती या अवंतिरट, ठीक है, कलिंग है, दक्षिणापथ भी है और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों का है। अतः मौर्य नरेश के संबंध में कथन क्या है? ए सी डी ही सत्य है साथियों, इसे याद रखना। भाग एवं बलि क्या थे? तो राजस्व के स्रोत थे, ये रेवेन्यू थे। भाग एवं बलि जो था प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का क्या था? स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था साथियों? तो शीताध्यक्ष।
शीताध्यक्ष नामक अधिकारियों द्वारा क्या किया जाता, कलेक्ट किया जाता था। तो मौर्य काल में शीताध्यक्ष जो कृषि भूमि का अध्यक्ष था वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमई या एग्रोनोमई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था, यानी ये जिले के वर्तमान में कलेक्टर के समान था। शुल्काध्यक्ष जो था विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। अकराध्यक्ष था, सारा इंपॉर्टेंट है, ये खानों का नियंत्रण करता था, माइंस का, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना, ये कभी भी मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था शीताध्यक्ष द्वारा होती थी, इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, तो समाहर्ता था, ठीक है। मंत्री परिषद में से राजस्व इकट्ठा करने में कौन, समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अनंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेश का विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक हुआ करता था। शासित साथियों, तो इनको आप जरूर याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी हुआ करता था, पोताध्यक्ष हुआ करता था, क्या, पोताध्यक्ष। इनमें से आपको पता ही है पोताध्यक्ष क्या हुआ करता था, तौल माप का हुआ करता था। पन्या मतलब व्यापार होता था, पन्याध्यक्ष क्या था, व्यापार से संबंधित था। ये शून्याध्यक्ष क्या होता है, बूचड़ खाने, कसाई खाने मतलब के प्रभारी था। और ये शीताध्यक्ष तो आपको पता ही है, ये कृषि भूमि से संबंधित था, तो याद रखिएगा। इसमें देखो पोताध्यक्ष पन्याध्यक्ष में आप कंफ्यूज कर जाते हो, तो पन्या मतलब व्यापार होता है, तो इसका व्यापार से संबंध था। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो मौर्य काल में एग्रोनोमई जो थे ये मार्ग निर्माण से संबंधित थे। साथियों, किससे संबंधित, मार्ग निर्माण से संबंधित। याद रखिएगा, एक बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, अभी यूपीपीएससी बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एग्रोनोमई मार्ग निर्माण था, ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव, माने सड़क से संबंधित जो कार्य था इसके नियंत्रण में था, संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने इस प्रश्न को उत्तर विकल्प माना है। साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, पंको सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। पंको मतलब तो ये कीचड़ वगैरह होना चाहिए, तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, राइट, वही है। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर क्या होता है, जो गंदा करता था सड़क को, तो उससे कौन सा मतलब ये ले लिया जाता था जुर्माना, तो यही इसका नाम था, पंको सनिरोधे मतलब नामक जुर्माना लिया जाता था, तो कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाता था, ठीक है, याद रखना। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, ये तो सभी लोग जानते हैं, तक्षशिला ही था। और वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा और इसकी स्थापना जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 बीसी से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यही हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में, ठीक है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग क्या पढ़ने आते थे, ये भी आप ध्यान रखना। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन था देख लेते हैं। न्यायालय जो था तो धर्म महामात्र, अच्छा धर्म स्थायी तो था, बिल्कुल कंफर्म है, धर्म अस्थायी था। और एक कंठ शोधन था। धर्म महामात्र तो अधिकारी का नाम था, रजुक भी एक अधिकारी का नाम था, कल आपको मैं बताई थी, जो गांव के क्या था, रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था और न्याय का भी कार्य देखता था। धर्म महामात्र भी अधिकारी था, धार्मिक मामलों से संबंधित हुआ करता था।
यही था आपका धर्म अस्थायी और कंठ शोधन जो था। धर्म सिविल न्यायालय, धर्म अस्थायी जो न्यायालय था ये सिविल मामले को देखता था, जैसे लड़ाई झगड़े जो हो गया, विवाह विच्छेद इत्यादि को देखता था। डिस्क्रिप्शन रख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय दो प्रकार के थे, धर्मस्थयी तथा कंठ शोधन। धर्मस्थयी दीवानी तथा कंठ शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठित फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहलाता था तथा जो व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्म सूद अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था साथियों? तो मागधों का काम था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया जा सकता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ इतिवृत्तियों, इति मतलब इति, वृत्तियों मतलब कहानी, ठीक है। तो जो कहानियां बीत जाती थी, राजवंशीय इतिहासों, जो राजवंशों से संबंधित इतिहास होता था, वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का जो व्यवसाय था, काम था, वो किसका था? तो मागध नामक वर्ग का था, ठीक है। तो सूत वर्गों था, ये सूत से संबंध मतलब निम्न कुल से संबंधित होते थे। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था साथियों? तो द्रविड़ों ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन गांवों को शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था द्रविड़ों यानी कि चोलों ने किया था। स्थानीय स्वशासन पढ़ोगे साथियों, आप प्रशासन में जाओगे तो उसकी स्थानीय स्वशासन बड़ा ही जबरदस्ती से क्वेश्चन भी आते हैं मेंस में। हालांकि अब तो मेंस से सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, यूपी से भी और बीपीएससी से भी, तो फिर भी लेकिन आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो ये कौन अर्थशास्त्र कहता है? क्या कहता है अर्थशास्त्र? आइए देखते हैं। तो पहले अर्थशास्त्र अब टिक करें और देखिए क्या कहता है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी, बिल्कुल थी, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या मतलब जो बेबी बॉर्न नहीं कर सकती थी होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था साथियों। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है आपसे। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो देखो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है साथियों। देखो मनुस्मृति के 38वें जो खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर मतलब विडोअर हो, पुनर्विवाह कर सकता है, मतलब पुरुष कर सकता है। लेकिन विधवा मतलब जो विडो है, जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात जो विडो है, वो पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देती है, उसको अनुमति नहीं था साथियों। तो इससे आप मनुस्मृति को लगाओगे। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो इन्होंने व्रत क्षत्रियों का दर्जा दिया था साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रत क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था साथियों। और निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं, जरूर आया है। तो फाहियान कब आया था? मेगास्थनीज कब आया? हैंसंग और सिंह। तो देख लेते हैं कब आया था। देखो यूनानी शासक सेलेकुस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो सबसे तो पहले आपका ये कौन हो गया? फाहियान हो गया, ठीक है। तो सॉरी कहा गया, ये मेगास्थनीज हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? तो गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त था, तो इसके समय कौन आएगा? तो फाहियान आ जाएगा। तो 3-1 देख लो, 3-1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं, इसी तरह डिलीट कर दिए दोनों ऑप्शन को। अब इसी में से देखना है, तो और मिलाते हैं। उसके बाद कौन आएगा साथियों? तो उसके बाद हेनसंग आएगा हर्षवर्धन के शासन काल में। और जो इत्सिंग जो था, ये तो 7वीं शताब्दी में भारत आया, चीनी यात्री था। तो ये लास्ट में हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
चंद्रगुप्त प्रियदर्शी नहीं है, इसने मिलान करने को दिया होगा। हाँ, बिंदुसार को क्या, अमित्रघात, अशोक, चाणक्य। देखो, चाणक्य का तो नाम विष्णुगुप्त था, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, ठीक है। और चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रकोट से किसने की थी, जस्टिस विलियम जोन्स ने की थी, तो इसमें चंद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। और बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था साथियों, ठीक है। तो इसे आप मैच द फॉलोइंग कर लोगे। देखो, चंद्रगुप्त सेंड्रकोट कल ही में बताई थी, विलियम जोन्स ने सेंड्रकोट से पहचान की थी। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, अशोक का प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त बचपन का नाम था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था साथियों, तो अंतिम मौर्य बृहद्रथ था, और 184 ईसा पूर्व में इसे जो बृहद्रथ की हत्या कर इसी के सेनापति जो पुष्यमित्र था, इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। कितना बार पढ़े होंगे, तो ये आसान है आपके लिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल ही करेक्ट है। और अंतिम मुगल राजा देवहूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री जो था वो वासुदेव कन्नौ ने की, और उसने राज सिंहासन हस्त, बिल्कुल सही है। अंतिम जो शुंग राजा था, ठीक है ना, तो देवहूति उसका नाम था, कि हत्या उसके ब्राह्मण वासुदेव ने किया, और वासुदेव कन्नौ ने की, और उसने राज सिंहासन हथिया ली, तो कन्नौ वंश की स्थापना किया था वासुदेव ने। आंध्र ने कन्नौ राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो ये तीनों ही करेक्ट है साथियों, तीनों ही करेक्ट है। मौर्योत्तर काल में अभी पढ़ोगे, अभी तुरंत मिलने वाला है सब कुछ, तो ये आपका हो जाएगा डी करेक्ट साथियों। डी आंसर, डी ऑप्शन इज टोटली करेक्ट, राइट। तो you have to choose D ऑप्शन, ओके, you have to choose D ऑप्शन। साथियों, मेरा चैनल बिल्कुल ही न्यू है, बट आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये मत समझना कि ये चैनल न्यू है तो यहाँ आपको उस तरह का तथ्य नहीं क्लियर किया जाएगा। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे मतलब एक नॉलेज के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ही मतलब तैयारी का जो होना चाहिए एक सिस्टमेटिक अंदाज, उस लेवल तक मैं आपको ले जाऊं और आप जरूर अपना मतलब मुकाम तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं इसको। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा, शुंग वंश का अंतिम राजा, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवहूति। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आपको याद हो जाए। और इसी वंश का जो पुष्यमित्र था वो क्या किया था, अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दिया था 184 ईसा पूर्व में। और शुंग वंश, इसका भी वही हश्र हुआ इस वंश का। इसका जो अंतिम शासक देवहूति था अत्यंत विलासी भी था, वो अपने अमात्य यानी कि मंत्री जो था वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कन्नौ शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक द्वारा भी मार डाला गया साथियों। तो ये राज्य सत्ता है ऐसा ही। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो देख लो कौन कौन दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य दिया था, बिल्कुल दिया था, और अशोक ने दिया था। तो ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये दोनों को याद करना होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। किसने खुदवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत कराई, यानी इसका भी योगदान हो गया, ठीक है। रुद्रदमन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन की पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शासक रुद्रदमन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद है, मतलब बीसी के बाद का टाइम है। तो बिफोर क्राइस्ट के बाद के साथ जो कि 150 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का पुनरुद्धार कराया गया था साथियों। तो याद रखना 4 शासकों का तो जरूर आपको नाम, चंद्रगुप्त, उसके बाद अशोक, उसके बाद
और फिर रुद्रदमन का नाम और स्कंदगुप्त का भी नाम याद रखना लो। समय समय पर क्या किया गया है, जीर्णोद्धार कराने की कोशिश की गई है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। निर्माण इसी ने करवाया था, इसको बनवाया था इसी ने, ठीक है। और समय समय पर इसकी मरम्मत भी होती रहती है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया, तो वही है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है साथियों। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, तो रुद्रदमन का महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, और डिस्क्रिप्शन में वही दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी। पर रुद्रदमन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़, जो कि गिरनार के नाम से भी जाना जाता है, शक संवत 72 यानी कि 150 ईस्वी में अगर इसका बात करोगे तो हो जाएगा का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजय व व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इस लेख को पता लगाया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी पूछा जाएगा तो कर्नल टाड जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है, ठीक है, मैं पता लगा। यह विश्व संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में पूछा जा सकता है। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। लिपि कौन सा है साथियों, तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। उसी तरह संस्कृत भाषा है, लिपि क्या है, जो हम बोलते हैं और उसको अगर लिखित रूप दे दिया जाता है वही लिपि हो जाता है, तो ब्राह्मी लिपि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। और लिखित प्राचीनतम लेखों में से है। इसकी रचना मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। बराबर पहाड़ी के बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, गलत। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, गलत। सही नहीं है ना, तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं, हाँ बिल्कुल है। विश्व झोपड़ी है, सुदामा है, कर्ण चौपड़ है, और एक कौन है, विश्व झोपड़ी, सुदामा, कर्ण चौपड़, एक मुझे नहीं याद आ रहा है। तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 बिल्कुल है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक का अभिलेख बिल्कुल है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का बिल्कुल करता है। ये अभिलेख ईसा 6वीं शताब्दी के है। ये कैसे हो सकता है बताओ, अशोक का काल क्या है, तो आपको तो पता ही है कि ये नहीं हो सकता है। तो देखो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनीय पहाड़ी है। नागार्जुन में 3 गुफाएं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित, जिसमें 3 गुफाओं के दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा, हाँ देखो लोमस ऋषि गुफा में मोखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफाओं के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का मौर्य काल 321 से 184 ईसा पूर्व का है साथियों। और इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3वीं सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। क्या है, 3वीं सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। कभी आपसे भी पूछा जाएगा किस सदी ईसा पूर्व से संबंधित है, तो 3वीं सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। बराबर में 4 गुफाएं, नागार्जुनी समूह में 3 गुफाएं हैं। बराबर में कर्ण चौपड़ है, विश्व झोपड़ी है, लोमस ऋषि है और सुदामा गुफा है, ठीक है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये कहा परखम बेग, क्योंकि एमपी परखम बेग कहा एमपी मथुरा में है। परखम, ये देखते हैं पढ़ते हैं। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित मूर्तियां यक्षों की है। यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्तियां हुआ करती थी। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न था। यहाँ से सर्वाधिक महत्व परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। इस प्रकार विकल्प डी यानी परखम मथुरा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। लोथल एंशिएंट डॉक्यार्ड मिला है, बिल्कुल मिला है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुध, बिल्कुल पहला उपदेश यही दिए थे। राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, नॉट नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग, बिल्कुल सही है। नालंदा था ही महाविहार। ये राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक नहीं था ये। आइए, लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी है, परंतु राजगीर लॉयन कैपिटल
ऑफ अशोक का युग्म गलत है, इस युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। अब देखते ही है ना, सारनाथ का क्या है, सिंह स्तंभ, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये था साथियों हमारा मौर्य काल का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक घटना चक्र में पूछा गया है, और निश्चित ही यहाँ से आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो जुड़े रहिए एग्जाम दीदी चैनल से। और ये चैनल चूंकि बार बार बोल रही हूँ कि नया है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास लेने के लिए साथियों। फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी मौर्योत्तर काल के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे, गुड लक।